हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ टी एम शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द थर्ड वीडियो ऑफ फंडामेंटल्स एंड टर्मिनोलॉजी, द सेकंड लेसन ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। So friends, in the last video we have studied the concept of goods and services. So friends, today we will study about the concept of wealth and welfare. So without wasting time, let's start. So friends, our today's topic is wealth and welfare. The concept of wealth and welfare frequently appear in economic discussion and are very important in economics and hence must be clearly understood at this stage. Since the time when Adam Smith gave the definition of economics in the context of wealth, the subject of wealth became extremely important in economics. तो फ्रेंड्स, जब से एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में वेल्थ का यूज़ किया है, तब से इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हुए आपको वेल्थ का परफेक्ट आइडिया आना बहुत ज़रूरी है, या आपको वेल्थ का कंसेप्ट बहुत ही क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम वेल्थ की मीनिंग समझते हैं। सो फ्रेंड्स, वेल्थ इज़ समथिंग विच इज़ यूजफुल, स्कैर्स, कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज्ड एंड कैन बी ओन्ड बाय समबडी। वेल्थ यानी कि मिल्कत या संपत्ति वो चीज़ है जो कि यूज़फुल हो, जिसकी स्कैरसिटी हो यानी कि जिसकी अछत हो, और वो एक्सचेंज करने के कैपेबल हो यानी कि उसको एक्सचेंज करके हम कोई दूसरी चीज़ वस्तु प्राप्त कर सकते हो। ये सभी गुण उसके अंदर होने चाहिए। और विच इज़ ओन्ड बाय समबडी यानी वो किसी की मालिकी के अंडर आती हो, ऐसी वस्तु को हम वेल्थ कहेंगे। To get more clear idea about wealth, we will discuss the characteristics of wealth. The very first characteristic is it should possess the characteristic of usefulness, यानी कि आपकी मिल्कत या संपत्ति में यूजफुलनेस यानी कि उपयोगी होने की विशेषता होनी चाहिए, यानी कि वो यूजफुल होनी चाहिए। सेकंड, वेल्थ शुड बी स्कैर्स यानी कि उसकी अछत होनी चाहिए। जो चीज़ें अनलिमिटेड मात्रा में अवेलेबल हैं उन्हें हम वेल्थ नहीं कह सकते। जैसे कि सनलाइट, मैं ये नहीं कह सकता कि सनलाइट मेरी खुद की है या सनलाइट की मालिकी मेरी है, वो मेरी संपत्ति है। वो तो सभी की संपत्ति है फ्रेंड्स। वेल्थ यानी पर्टिकुलर किसी एक इंसान की मालिकी के अंदर आने वाली वस्तु। तो ऐसी चीज़ें जिनकी स्कैरसिटी हो उसी की हम मालिकी ले सकते हैं। जो चीज़ें अनलिमिटेड मात्रा में अवेलेबल हैं उनकी मालिकी कोई एक इंसान नहीं ले सकता, वो तो सभी की हैं। सो इट शुड बी स्कैर्स। थर्ड वन, इट शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस यानी कि उसका फिजिकल या बौद्धिक अस्तित्व होना जरूरी है। वेल्थ कंस्टिट्यूट्स गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज यानी कि वेल्थ ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी गुड्स के अगेंस्ट एक्सचेंज की जा सकती हो। एंड द लास्ट, ड्यूरेबिलिटी यानी कि वेल्थ में ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो लंबे समय तक यूज़ की जा सकती हो, ऐसी वस्तु को हम वेल्थ कहेंगे। नाउ फ्रेंड्स, वी विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ वेल्थ। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्थ, इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ, एंड सेकंड national wealth and international wealth. So firstly we will discuss about the first type, individual wealth and social wealth. So wealth under the ownership of individual and meant for private consumption is called individual wealth. For example, a house यानी कि ऐसी संपत्ति जो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान की खुद की मालिकी की हो, उसे हम इंडिविजुअल वेल्थ कहते हैं। जैसे कि किसी का घर। And wealth under the ownership of society and meant for collective consumption is called social wealth. For example, डैम यानी कि
जो वेल्थ या जो संपत्ति पूरी सोसाइटी के लोगों की हो या जिसका यूज़ वो लोग कलेक्टिवली करते हो, मिलजुल कर करते हो, ऐसी वेल्थ को हम सोशल वेल्थ कहेंगे। जैसे किसी नदी पर हमने डैम बनाया हो तो उस डैम का यूज़ पूरी सोसाइटी करने वाली है, सो इट इज़ कॉल्ड सोशल वेल्थ। नाउ द सेकेंड टाइप, national wealth and international wealth. So friends, wealth belonging to a nation and possessed and treasured by a nation is called national wealth. यानी कि ऐसी संपत्ति जो किसी राष्ट्र के द्वारा पजेस की जाती हो, किसी देश का मालिकी हक जिस वेल्थ के ऊपर हो, उसे हम नेशनल वेल्थ कहेंगे। इट हेल्प्स टू जनरेट एक्सचेंज वैल्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ नेशन। यानी कि ऐसी संपत्ति वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेशन के लिए या देश के लिए एक्सचेंज वैल्यू जनरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल रिवर्स, माउंटेन्स, लिटरेचर, स्क्रिप्चर्स एट्सेट्रा, तो ये नेशनल वेल्थ कहलाती हैं। एंड इंटरनेशनल वेल्थ इज़ दैट वेल्थ विच इज़ नॉट ओन्ड बाय वन नेशन बट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड एंड कैन बी शेयर्ड बाय सेवरल नेशंस। यानी कि जो किसी पर्टिकुलर देश की नहीं बल्कि सारी दुनिया की हो, ऐसी वेल्थ को हम इंटरनेशनल वेल्थ कहेंगे। नाउ फ्रेंड्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज वेलफेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेलफेयर। सो फ्रेंड्स, वेलफेयर मीन्स एनहांसमेंट ऑफ लाइफ सिचुएशंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यानी कि वेलफेयर का मतलब होता है कि हम हमारी लाइफ की परिस्थितियों को एनहांस करें, इम्प्रूव करें, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करें और ओवरऑल स्टेट इम्प्रूवमेंट हमारा हो, उसे हम वेलफेयर कहेंगे। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इज़ यूज्ड बाय ऑल फिलोसफीज फ्रॉम स्पिरिचुअल साइंस टू इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, वेलफेयर के कंसेप्ट का उपयोग स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक विज्ञान से लेकर अर्थशास्त्र तक हर एक तत्वचिंतक ने यानी कि फिलोसोफर ने किया है। इन इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट ऑफ वेलफेयर कैन बी स्टडीड एज इंडिविजुअल वेलफेयर एंड कलेक्टिव वेलफेयर। So friends, when an individual seeks to make efforts to improve her or his standard of living and well-being, it becomes a subject of individual welfare. यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन अपनी लाइफस्टाइल को या अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ज़्यादा बेहतर करने के लिए एफर्ट्स करता है या कोशिश करता है, तो उसे हम इंडिविजुअल वेलफेयर कहेंगे। एंड व्हेन नेशंस and government seeks to improve growth, development etc., it becomes a subject matter of collective welfare. यानी कि अगर गवर्नमेंट यानी कि सरकार या पूरा देश पूरे समाज का इम्प्रूवमेंट करने के लिए, पूरे समाज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने के लिए या इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट अचीव करने के लिए जो एफर्ट्स करते हैं, उन्हें हम कलेक्टिव वेलफेयर के नाम से जानते हैं। Now friends, relationship between wealth and welfare. So first point, generally when wealth increases, welfare increases. Friends, ऐसा देखा गया है कि जब wealth increase होती है तो उससे welfare automatically generate हो जाता है। तो wealth means higher capacity to generate monetary value, greater power to exchange goods or purchasing power for the honor and hence great well-being. दिस इज़ लार्जली ट्रू इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि अगर हमारी वेल्थ बढ़ती है तो उससे हमारी मॉनेटरी वैल्यू जनरेट करने की कैपेसिटी भी काफ़ी हाई हो जाती है। गुड्स या प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करने की हमारी जो परचेजिंग पावर है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो इससे वेलबींग या वेलफेयर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ऐसा इंडिविजुअल्स के केसेस में लार्जली होता है। बट व्हेन द वेल्थ ऑफ अ नेशन इंक्रीजेस इन द फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम, द वेलफेयर ऑफ पीपल विल इंक्रीज ओनली इफ दिस नेशनल इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड अमंग ऑल सेक्टर्स।
यानी कि अगर पूरे नेशन की वेल्थ इंक्रीज होती है, तो फ्रेंड्स अभी हमने ऊपर के पॉइंट में देखा कि अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन की वेल्थ इंक्रीज होती है तो उससे वेलफेयर ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन अगर हम पूरे नेशन की वेल्थ की बात करें तो पूरे राष्ट्र की अगर वेल्थ इंक्रीज होती है तो वो कब इंक्रीज होगी? जब नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। मतलब नेशनल इनकम के फॉर्म में जब किसी देश की वेल्थ इंक्रीज होती है तब वेलफेयर जनरेट तब होता है जब उस नेशनल इनकम को हर एक सेक्शन में या पूरी सोसाइटी में इक्वली डिवाइड किया जाए। बिसाइड्स अ नेशंस वेलफेयर also depends upon social and cultural information, and hence there is a not always direct relation between wealth and welfare in a society। यानी एग्जाम में फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इज देयर द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर, एक्सप्लेन। तो आपको ये 3 पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए वो आपको लिख देने हैं कि अगर इंडिविजुअल केस की बात की जाए तो यहाँ पर ये बात सही है कि जैसे जैसे आपकी वेल्थ इंक्रीज होती है आपका वेलफेयर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। बट कलेक्टिवली जब हम पूरे नेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर ये बात सही नहीं होती, क्योंकि नेशन की वेल्थ इम्प्रूव होना मतलब कि नेशनल इनकम का बढ़ना, और नेशनल इनकम को जब हम हमारी सोसाइटी में या हमारे सेक्टर्स में इक्वली डिवाइड करते हैं तो वेलफेयर जनरेट होता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ वेल्थ इंक्रीज होती है, वेलफेयर जनरेट नहीं हो पाता। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वेल्थ और वेलफेयर में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स, द एक्टिविटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज इनटू फाइनल गुड्स which satisfy human wants is called production। यानी कि जो रॉ मटेरियल या कच्चा माल सामान हमें नेचर से मिलता है उसको ह्यूमन बीइंग यूज़ कर सके या जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके इस काबिल बनाने की प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। बाय कन्वर्टिंग द नेचर ऑफ रिसोर्सेज देयर यूटिलिटी इंक्रीजेस, हैंस प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ प्रोसेस विच इंक्रीजेज यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि नेचर से जो चीज़ वस्तुएं हमें मिलती हैं उन पर प्रोसेस करके हम उनकी यूटिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो प्रोडक्शन करना यानी नेचर से मिलने वाली चीज़ वस्तुओं की यूटिलिटी इंक्रीज करने के लिए की जाने वाली प्रोसेस, ऐसा हम कह सकते हैं। सो द एजेंट्स विच हेल्प इन सच अ प्रोसेस, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, यानी कि नेचर से मिलने वाली रॉ मटेरियल को ह्यूमन बीइंग यूज़ कर सके ऐसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस में हेल्प करने वाले जो एजेंट्स हैं उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे 4 एजेंट्स हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ऑल दीज फैक्टर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। In a system of just distribution of income, the total income generated from various activities is distributed to each factor of production as per their productivity or their contribution in generating that income। यानी फ्रेंड्स, कई ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें किसी एक एक्टिविटी से जनरेट की गई इनकम को इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच इनकी प्रोडक्टिविटी और इनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हम अपने आप को और बेहतर बना सकें। इफ़ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day। So friends, बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।